So today we will discuss about the solution of the mock test. I hope आपने सबने अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया होगा, आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पेपर जिस पैटर्न में आने वाला है उसी पैटर्न में इसको डिज़ाइन किया गया है, और अगर आप इसे ठीक से कर पाए तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम भी बहुत आसानी से कर पाओगे। दिस इज अगेन an opportunity for you to check what are your weak areas. अगले 5 दिन में उन वीक एरियाज को कंसोलिडेट करना है, जिससे कि आपका जब एसएसटी का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद साइंस के लिए हमारे पास जो 1-1.5 दिन का टाइम बचेगा उसमें प्रॉपर्ली हर किसी वीक पॉइंट पर अच्छे से काम किया जा सके। ठीक है ना, पूरा रिवीजन ठीक से तभी होगा जब वो वीक पॉइंट पहले से एक बार एड्रेस कर लेंगे और वहाँ पे उसको रिवाइज कर लेंगे। तो first question was identify the substances that is oxidized and the substances that is reduced in the following reactions. हमने कहा है कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन आए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो केवल रिएक्टेंट्स देखने हैं। कुछ लोगों ने वो वाला आंसर भी लगा दिया है। हाँ, कॉपर को आप अगर बना लोगे कुछ भी कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ उनमें से एक प्रोडक्ट का नाम रख दोगे तो इसका मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इन दोनों में से ही आपने देखना है। अब हमने आपको एक चीज तो बहुत पहले क्लियरली बता दी थी कि ऑल द मेटल्स एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन आर ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड, तो कॉपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन कैरियर है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूस होगा। तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज मतलब H2 and CuO, दिस शुड बी द आंसर। सिंपल। बाकी ऑप्शन HO2 या H2 व्हाटएवर ये सब हो ही, ये जो यहाँ लिखा हुआ है कॉपर ये तो हो ही नहीं सकता। B, C और D वैसे भी बहुत वीक ऑप्शन थे हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखें, Na2CO3 प्लस XHCl, ये बैलेंसिंग करना है आपने। 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो हमें ये देखना है कि X की जगह पर क्या है, इन अबाउट रिएक्शन द वैल्यू ऑफ X है। सब आपको देखना है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लोरीन के आगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और कहीं क्लोरीन है नहीं, तो यहाँ पर 2 ही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता। हाइड्रोजन के लिए क्रॉस चेक कर ले, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा। शुरू से जानते हैं हम CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस इज द ऑप्शन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, which among the following alloys contain mercury as one of its constituents। अगर अमलगम वर्ड लिखा हुआ हो तो समझ लो उसमें मर्क्यूरी है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये तो आपको बिल्कुल रट गया होगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 6, arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tubes called capillaries. Thrombocytes is another name of platelets. The given diagram is the structure of an, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है। सब क्वेश्चन इजी है। एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर्स इन, ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम द टर्म व्हिच मींस टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। एयर रिच ऑक्सीजन को अंदर लेना इज इनहेलेशन, तो एयर इज इनहेलेशन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा वाला। कॉनकेव लेंस का पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर मतलब -2। F इज सेंटीमीटर, मीटर है नॉट सेंटीमीटर, -2 मीटर। ठीक है, दिस इज गिवन। वो कह रहे हैं कि पावर कैलकुलेट करो तो P इक्वल टू 1/F। कॉनकेव है इसलिए माइनस लगा, तो 1/-2 दैट इज -0.5 डायोप्टर।
तो 0.5d माइनस 0.8 हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो C का डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ ये रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर, ये इसका पोजीशन हो गया। इसकी हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इसका डिस्टेंस है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप रे डायग्राम बना लो। ऐसे होगा, इसको हम F से निकाल देंगे। जब भी ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हो तो इमेज बियॉन्ड C बनती है। यहाँ बियॉन्ड C ही एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज हो रहा है, बियॉन्ड C बन रही है। फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना? स्क्रीन कहाँ रखें, मतलब इमेज का पोजीशन भी पूछा हुआ है। तो ये सिचुएशन है, यानी बियॉन्ड 36, सारे बियॉन्ड 36 से माइनस में आंसर आएगा, है ना? ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन है। देख भी ऐसा रहा है कि आंसर सी होगा, लेकिन चेक कर लेते। आपको मिल गया F -18 सेंटीमीटर, आपने गिवन, आपके दिमाग में चलना चाहिए -18 सेंटीमीटर तो F है, और U जो है वो -27 सेंटीमीटर है। 1/F इक्वल टू 1/V मिरर है तो प्लस आएगा 1/U, तो 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। F की जगह पे आप लिख दोगे -18 और -1/-27 आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ U। तो ये आपने माइनस माइनस प्लस कर दो अगर, तो 1/V इक्वल टू, प्लस वाला मैं पहले लिख ले रहा हूँ 1/27, माइनस वाला 1/18, तो 27 18 54 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 2 - 3 -1/54, तो 54 सेंटीमीटर की आंसर इसमें आ रहा है। The refractive index of a medium X with respect to Y is 3/2। हम एक काम करते हैं कि इसको न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ों को उस तरफ अपने शीट पे ले लेते हैं, क्योंकि देखने में थोड़ी सी जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है शीट पेपर के ऊपर। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम X with respect to Y, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X with respect to Y is 3/2, यानी Vy upon Vx equal to 3/2, and the refractive index of medium Y। क्वेश्चन ऐसे देखा करो तो बहुत आसान चीज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y, ये मीडियम Y है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम Z, यानी Vz अपॉन Vy इज इक्वल टू 3/4। ये दो बातें हमें पता चल गई। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू X निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Z विद रिस्पेक्ट टू X, यानी Vx अपॉन Vz कैलकुलेट करो, वो ये कह रहे हैं। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू X V1 अपॉन V2 होगा। तो इसका मतलब Vx अपॉन Vz की वैल्यूज हम यहां से, इन दोनों से निकाल करके और यहां डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो Vx की वैल्यू यहां से निकालो पहले, तो Vx इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो इधर 2/3 आ जाएगा, 2/3 Vy,
ये तो हो गया वी एक्स का वैल्यू। इधर से निकालो वी जेड का वैल्यू, इस वी वाई को उठा के वहां रख दो तो वी जेड का वैल्यू आ जाएगा। वी जेड इक्वल टू 3/4 इंटू वी वाई। तो ये वी जेड जो है 3/4 वी वाई है और वी एक्स 2/3 वी वाई है। तो इनकी जगह ये वैल्यूज डाल देते हैं अपन, है ना। अपन यहाँ पे डाल देते हैं वी एक्स अपॉन वी वाई की जगह वी एक्स की जगह 2 वी वाई तो स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम वाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट लिखूंगा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे लिख देता हूँ, हाँ, 3 वी वाई अपॉन 4। तो 2 वी वाई अपॉन 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 4/3 वी वाई। देखो वी वाई से वी वाई कैंसिल कर दो, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 8/9 हमारा आंसर आ गया। हाँ देखें 8/9 इज दिस सी। Light rays A and B falls on optical component X, यहाँ पे कुछ है, इन्होंने उसकी जगह बॉक्स बना रखा है, and come out as C and D, ये बाहर निकल रही है। तो ये क्या होगा, अब ऐसा कब होगा जब इसके अंदर कोई, पहली बात तो ट्रांसपेरेंट चीज हो जो कि डाइवर्ज कर रही हो, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये यहाँ पे आएंगी और इनको इस तरह से बाहर निकाल देगा। हाँ, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये देखो कॉनकेव लेंस है ना, ये देखो कॉनकेव लेंस हमारा ऑप्शन है ना, कॉनकेव लेंस इज द आंसर। आर पार निकल गई, मिरर तो हो ही नहीं सकता, और प्रिज्म भी ये नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। An object is at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror. Distance between the object and images. हम क्या कहते हैं कि एक प्लेन मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है, इमेज भी बिहाइंड द मिरर उतने डिस्टेंस पे होती है। This is equal to this. तो कह रहा है कि an object is at a distance of 0.5 meter in front of a plane mirror. ये अगर 0.5 है तो फिर यहाँ से ये भी 0.5 होगा। और 0.5 को ऐड करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दिस डिस्टेंस इज आस्क्ड। हाँ, तो ये डिस्टेंस 0.5 को ऐड कर लोगे तो 1 मीटर होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A beam of light is incident on the box through the holes, ऐसे parallel to each other जा रही है rays of light, and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? Convex lens is the only possible option. Why? क्योंकि ये लेंस यहाँ पे जब होगा तो ये आने वाली इन सब रेज को इस तरह से कन्वर्ज कर देगा, है ना, मतलब इस तरह से ये कन्वर्ज करेगा कि ये सब बाहर जब इस एक होल में से निकलेगी तो इस तरह से बाहर जाएंगी। ठीक है ना। वी कैन अज्यूम कि यहाँ पर F है तो ये सब आके यहाँ पे मिल रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इस होल में से बाहर निकल जा रही होंगी इस तरह से। ठीक है ना, वेरी सिंपल। थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, बाकी बहुत आसान है। Which enzymes are present in the pancreatic juice for digestion of proteins and fats? प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन और फैट्स के लिए लाइपेज। तो हमें ऑप्शन मिल रहा है अमाइलेज, टहीनी, पेप्सिन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A student arrange the following practical setup। यहाँ पे एक स्टैंड रखा हुआ है, इसके साथ में हमारा मेटल वायर। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही है कि यहाँ पे फ्री एंड ऑफ द वायर, यहाँ पे एक पिन वैक्स की हेल्प से लगाई हुई है। तो ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये मेटल अच्छा कंडक्टर था हीट का, तो जब हम हीट करेंगे तो ये वहां जैसा 1th क्लास का एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली
यहाँ से वैक्स पिघल जाएगा, ये गिर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट? हाँ, यूं तो सब मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? आयरन, गैलियम, सीजियम, कॉपर। तो आयरन होगा और कॉपर होगा, क्योंकि गैलियम और सीजियम तो वैसे ही लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, है ना, उनको तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस ही मेल्ट हो जाएंगे वो तो ये तो सुटेबल नहीं है। 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। An element X atomic number 12 यानी मैग्नीशियम की बात हो रही है, reacts with another element Y atomic number 17 यानी क्लोरीन की बात हो रही है, to form a compound Z, that is MgCl2. Which of the following statements are true regarding this component? One molecular formula of Z is X/2, ठीक है, हमने कहा MgCl2, तो पहली बात तो सही हो गई। It is soluble in water, ये बात भी सही हो गई। Ionic compounds are soluble in water. X and Y are joined by sharing of electrons, ये गलत है क्योंकि exchange of electron हुआ है। It would conduct electricity in the molten state, ये बात भी सही हो गई। 1, 2 and 4 कहीं दिखता है तो देखो ये दिखता है, D is the correct option. The electronic configuration of three elements X, Y and Z are X equal to 2, Y equal to 287 and Z equal to 28. हाँ, आपको इनको पहचान भी लेना चाहिए। X2 मतलब हीलियम है, 287 मतलब क्लोरीन है और 28 मतलब नियॉन है। हीलियम और नियॉन आर इनर्ट गैसेस, ये हमें समझ में आ गया यहाँ से। Which of the following is correct? Okay, X is a metal, Y is a metal, X, Y, Z, तो हीलियम तो मेटल नहीं है, पहली बात तो गलत हो गई। Y is a metal यानी क्लोरीन, वो भी मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। Z is a नॉन मेटल, Z is a कंपाउंड, ये भी गलत है। और D ऑप्शन क्या है देखिए ना, Y is a नॉन मेटल एंड Z is a मेटल। अच्छा ये सॉरी, ये 28 नहीं है, ये 282 है, दिस इज नॉट नियॉन, मैंने ये देखा नहीं, यहाँ पे 282 है, तो दिस इज मैग्नीशियम, है ना, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 282 है, मैंने 280 देख लिया, ये इधर आ गया इसका, कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। Y is नॉन मेटल, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन में बोल दिया Z is a नॉन मेटल, दैट वाज रॉन्ग। हमने कहा कि वो तो Z जो है वो एक एलिमेंट, मतलब ये 3 एलिमेंट्स के हमें दे रखे हैं बेसिकली, मैं उसको कंपाउंड समझ गया MgCl2, मैंने सोचा कि इनकी रिएक्शन हो रही है, लेकिन कोई नहीं। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 के हैं, हमें क्लियरली दिख रहा है, ये हीलियम है, ये क्लोरीन है और ये 28 जो हम अभी कर रहे हैं बात, कि मेरे को एक्चुअली मेरे बैक ऑफ द माइंड पिछला क्वेश्चन आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड वाला। Z is 282, दिस इज मैग्नीशियम, इधर वाला 2 हमने देखा नहीं, तो हमने इसको नियॉन समझ लिया था, लेकिन वो मैग्नीशियम है। तो बात आपको समझ में आ गई, Y is a नॉन मेटल, सही बात है, Z is a मेटल, Y मतलब क्लोरीन, Z is मैग्नीशियम। लास्ट क्वेश्चन में भी मैग्नीशियम और क्लोरीन ही थे। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, here X and Y indicates, क्या है X and Y, ये 2 रेस जा रही हैं जो कि इस प्रिज्म में से बाहर निकली हैं। ये सबसे कम बेंड हुआ, यानी X जो है वो रेड कलर है और Y जो है वो वायलेट है, तो वही यहाँ पे पूछा है, XY indicates red and violet, B is the correct option। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, the danger signals installed at the top of tall buildings are red in color. This can be easily seen from a distance because among all other colors the red light is scattered the most. No, scattered the least है वो तो, बल्कि is scattered the least by smoke, और ये बात सही है, is absorbed the most, moves fastest, ना, हमको important ये है कि वो scatter कम होगी तो इस वजह से दूर तक पहुंचेगी। In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the following apparatus or figure was set up। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन रखा हुआ है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है। तो अब यहाँ पे पूछते हैं, which among the following statement or statements is are correct? 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स हैं। बल्ब will not glow, will not glow, तो
हटा दो तो ऑप्शन ही नहीं है, बल्ब विल ग्लो, तो 1 और 3 नहीं हो सकता। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH is a strong base and furnishes ions to the, ये सही बात है। Bulb will not glow because it depends upon the type of electrolytic solution. 2 is the correct option और 4 is also correct ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो bulb will not glow तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, it depends upon the type of electrolytic solution, बात सही है। नहीं सॉरी, bulb will not glow, bulb will not glow है ये भी, bulb will glow नहीं है, ये भी गलत है। हाँ, तो 2 ओनली है ऑप्शन, ये रहा, सी इज द ऑप्शन, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कॉलम ए कॉलम बी। he can add the chemical substances given in the column A with their appropriate application given in column B. Bleaching powder decolorizes, कलर उड़ा देता है, ब्लीच का मतलब कलर उड़ाने वाला होता है। बेकिंग सोडा इज एंटासिड, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ H2 and Cl2। यानी A4 B नहीं A3 B4 C1 and D2, A2 A3 B4 C1 D2, C is the correct option। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इसमें से हमको 4 क्वेश्चन छोड़ने की छूट थी, हाँ, मतलब कि 20 क्वेश्चन करने थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, सीरियल नंबर 25 to 28। Attempt any 20 questions from this section. The first attempted 20 questions will be evaluated. Sunita takes about, ये भी आपकी NCERT का डायग्राम है, takes about 20 ग्राम ferrous sulfate crystals in dry boiling tube and heats the boiling tube over the flame of burner spirit lamp as shown in the figure, ठीक है। तो FeSO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, तो आपको पता ही है कि Fe2O3 बनेगा जो कि ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का रेजिड्यू है। फिर उसके अलावा उसमें SO2 और SO3 दो गैसेस बनती हैं जो कि सफोकेटिंग स्मेल और बर्निंग स्मेल हमको उसकी वजह से पता चलती है। पॉइंट एंड करो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग इज ब्राउन, हाँ, Fe2O3 बनता है विच इज ब्राउन इन कलर। Which of the following are correctly matched? Acid plus salt, metal plus hydrogen। ये तो गलत है, हाँ, acid plus metal equal to salt plus hydrogen होता तो ठीक होता। Acid plus metal carbonate, salt plus carbon dioxide plus water, ये बात सही है। Metal oxide plus acid, salt plus water, ये बात भी सही है। तो 2 and 3 is the correct option। Clean small pieces of magnesium, zinc, aluminium, iron and copper by rubbing them with a piece of sandpaper, मतलब इसमें हमने ऐड कर दिया। Take them in separate test tubes, add about 10 ml of dilute hydrochloric acid to each of them। मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन होगा, जिंक के साथ होगा, कॉपर के साथ में नहीं होगा। तो कॉपर के साथ वाली इसमें बबल्स भी दिखाए हुए हैं, मैग्नीशियम में बबल्स बहुत तेज निकले होंगे। जैसे जैसे एल्यूमिनियम, जैसे जैसे कॉपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स इज नॉट सेम इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, ये बात सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, ये बात भी ठीक है। The reactivity decreases in the order of magnesium, zinc, aluminium, iron, copper, ये गलत है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद में आयरन हो सकता है। इन्होंने जिंक और एल्यूमिनियम की जगह इंटरचेंज करके गलत कर दिया है। In the case of copper, no bubbles are seen and the temperature also remains unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 and 4 is the option D. That is the correct option। 4 metals A, B, C and D are tested with water, steam and dilute hydrochloric acid and its observation is listed below। तो 4 मेटल्स हैं A, B, C, D और इनको रिएक्शन किया वाटर, स्टीम एंड डाइल्यूट HCl के साथ में।
यहाँ पे पूछना है कि बिटवीन विच टू मेटल्स शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द सीरीज। अब आप देखो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसमें हाइड्रोजन जो आता है हम कहते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज समझो हमारी। अब हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर आया लेड और इसके जस्ट नीचे आया कॉपर, ठीक है। तो कॉपर और लेड के बीच में ये होता है। अब इसमें से हमको पहचानना है, ये कह रहा है कि वाटर के साथ में रिएक्शन ए जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका मतलब वो जिंक या आयरन में से कोई होगा। हाँ, रिएक्शन में डाइल्यूट HCl भी करेगा। फिर बी रिएक्शन विद वाटर नो रिएक्शन, रिएक्शन में स्टीम भी नो रिएक्शन, और रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड, तीनों के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो ये तो कॉपर हो सकता है, उसकी रिएक्शन किसी के साथ नहीं होगी। रिएक्शन सबके साथ में रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ भी स्टीम के साथ, तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम होगा, है ना, ये मैग्नीशियम रहेगा। और डी इज नो रिएक्शन, तीनों के साथ में रिएक्शन नहीं हो रही है। हाँ, अगर वो तीनों के ही साथ रिएक्शन नहीं करता तो सारी कॉपर ये रहेगा ना, दिस इज कॉपर। मैंने उधर नो रिएक्शन पढ़ लिया था, यहाँ एक जगह रिएक्शन है, यहाँ पे कहीं रिएक्शन नहीं, तो कॉपर स्टीम के साथ और इन दोनों के साथ में नो रिएक्शन लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन, तो ये लेड हो सकता है। तो बी एंड डी आपका लेड और कॉपर है, और लेड और कॉपर के बीच में हाइड्रोजन रखते हैं, तो बी एंड डी आंसर, यानी बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। The picture given below represents how autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. ये सनलाइट है, अब ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज यूटिलाइज्ड टू गिव आउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो द करेक्ट इक्वेशन फॉर द गिवन प्रोसेस इज, देखो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 6CO2 plus 6H2O C6H12O6 that is glucose plus 6CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, which of the following statement or statements is true? Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis, से बात तो सही है। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant, सही है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात भी सही है, क्लोरोफिल जरूरी है। ऑटोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन हेटेरोट्रॉफ, ये बात गलत है, हेटेरोट्रॉफ पर ऑटोट्रॉफ की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। 1, 2 and 3, yes we have answer 1, 2 and 3, that's C. Assertion reasoning के क्वेश्चन देखें, आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस used to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. डायलिसिस को ही हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और हम कहते हैं कि डायलिसिस से हम आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। बात सही है, assertion is correct. Reabsorption does not occur in artificial kidney, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ये दे सकते हो। हाँ, वो डायलिसिस होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। ये इज द ऑप्शन। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, क्योंकि उसमें H2S का रिएक्शन होता है, तो ब्लैक कलर का Ag2S से सिल्वर सल्फाइड बनता है। रीजन सिल्वर इज अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, a reducing agent is a substance which can accept electrons। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, हमने कहा कि ऑल द मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक मेटल है या ये सोडियम एक मेटल है, हाँ, तो कैन इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? नो, assertion is false. A substance which helps in reduction is known as reducing agent, ये बात सही है।
तो assertion is true but reason is assertion is false but the reason is true. Assertion: limestone, chalk and marble react with acids to form salt, carbon dioxide and water. सही बात है, तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है. Limestone, chalk and marble are different forms of कैल्शियम कार्बोनेट. ये बात भी सही है, तो इसमें भी हम ये ऑप्शन दे सकते हैं. Blue color of sky appears due to scattering of blue color. सही है. Blue color has longest wavelength. ये बात गलत है. Blue color की wavelength ना तो longest है ना तो shortest है. Longest जो है वो red की है, shortest है वो violet की. Where does the maximum exchange of material takes between blood and surrounding cells occur? That is capillaries. कैपिलरीज के थ्रू ही चीजें दी जाती हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट. फिर which of the following is carried by lymph which is digested and absorbed from intestine? This is fat. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 cm in front of a mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 cm from its pole. The magnification पूछा है. गिवन क्या है? By keeping the candle flame at a distance of 20 cm, the U is minus 20 cm. और V is student wants to create ये मिरर है. ठीक है, मिरर है तो U is minus 20 और फिर स्क्रीन पे लेना है तो V भी माइनस में आएगा तो minus 80. ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? मिरर का केस है माइनस V अपॉन U होगा. माइनस V की जगह पे हम लिखते हैं माइनस 80 और इसकी जगह माइनस 20. माइनस से माइनस कैंसिल करो और ये -4 is the answer. A is the correct option. Which of the following figure shows refraction of light while going from denser to rarer medium? Denser to rarer away from the normal होता है. अब आप देख लें, हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है हमको इस तरह से आता हुआ. This is away from the normal, ना इधर से आ रहा है, तो ये B is the correct option. B यहाँ पे correct option है. During respiration, exchange of gases take place in trachea and larynx, throat and larynx, alveoli in throat, alveoli of lungs. D is the correct option. Which of the following statements is correct? Each color of light travels with same speed in a given medium. No. Each color of light travels with different speed in a given medium. Yes. Only red color of light travels with fast speed. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. और अदर तो है ही, तो B is the correct option. The ray of light passes through a prism as shown in figure. ठीक है, पता है हमको इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. तो ये एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ इसको हम बोलते हैं, तो एंगल डेल्टा बोलते हैं. ऐसा साइन जो बनता है हमारा, that is known as delta. तो डेल्टा जो है एंगल डेल्टा, that is known as angle of emergence, angle of dispersion, angle of prism, angle of deviation. तो D is the correct option. The refractive indices of water and glass are 1.2 and 1.5 respectively. What will be the refractive index of glass with respect to water? अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास ये है समतलीय, इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है. तो C अपॉन V
जो भी है 1.2 किसका है, वाटर, तो वी डब्ल्यू, सी और वी डब्ल्यू का जो रेशियो है दैट इज 1.2। और सी और वी ग्लास का जो रेशियो है दैट इज 1.5। तो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यानी V1 तो होगा VW और VG होगा V2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर VW अपॉन VG होगा। तो VW अपॉन VG की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे CW को आप VW को उठा के यहाँ पे रखोगे तो C इक्वल टू 1.2 इंटू VW हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 1.2 इंटू VW। यहाँ पे C इक्वल टू VG इधर जाएगा 1.5 इंटू VG हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो हैं एक दूसरे के बराबर है, तो इन दोनों का वैल्यू C है। तो ये 1.5 इंटू VG हो जाएगा। तो VW अपॉन VG बनाना, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, VW अपॉन VG इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.2। हाँ, तो ये आपका, अगर आपको 3 का टेबल आता हो, इससे तो ये काट दो, और 3 का टेबल आता हो तो ये 4 टाइम्स और वो 5 टाइम्स, इसका मतलब 1.25 is the answer. 1.25 answer I can check it. Yes, B is the correct option. Student, while doing the experiment on tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass tube. हाँ, ये क्वेश्चन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, आप इसे ध्यान से देखें ये क्वेश्चन क्या है। वो कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास टब कर रहा था, और उसने इस तरह का सेटअप लगा रखा था। उसने यहाँ पर थीटा बनाया, यहाँ पर थीटा बनाया, जानबूझ के बनाया। देखो थीटा 1 ये एंगल है, ये नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होता। लेकिन उन्होंने हमको दूसरे एंगल दे दिया। अब हमें पता है नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है ना। तो जो थीटा 1 है, ये वाला एंगल जो थीटा 1 है, उसका वैल्यू 90 माइनस दिस, ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसका वैल्यू थीटा 1 का। थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा? थीटा 2 का वैल्यू जो होगा वो इस एंगल 90, टोटल ये 90 है, 90 माइनस दिस एंगल, यानी 90 माइनस एंगल ये वाला जो हमारा बना है, ये वाला एंगल जो है थीटा 2 है। तो थीटा 2 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब कि हमारा थीटा 2 जो है उसका वैल्यू 90 में से 90 माइनस जब आप एंगल आर करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं, हमने जितना भी पढ़ाई की है, हमको ये बात मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रेक्टेंगुलर ग्लास टैप के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, क्योंकि ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो थीटा 1 इज ये जो एंगल आर इज ग्रेटर देन R2, और ये 90 माइनस एंगल आई है, ये एंगल आई है, एंगल आई और एंगल आर का रिलेशन हमको पता है कि एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं 90 माइनस एंगल आई या इसका थीटा 2 90 माइनस एंगल आर, उसमें उल्टा हो जाएगा, यानी थीटा 1 छोटा होगा और थीटा 2 बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, और इसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो अगर
30 डिग्री है समझो, तो ये जो है ये बाकी बचा हुआ 90 माइनस 30 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब यहां पे आकर के 30 डिग्री से कम होकर के समझो 25 डिग्री हो गया, तो फिर ये वाला जो है ना ये 90 माइनस 25 होगा यानी 65 होगा। तो इसका मतलब θ1 जो है वो तो आ रहा था 70 और θ2 आ रहा है छोटा 65, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ऐसा पता चल रहा है हमको कि θ1 इज ग्रेटर देन, सॉरी θ1 इज स्मॉलर देन, क्योंकि एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। सीधी सी बात है यार, देखो ये एंगल बड़ा है तो इसका कंपोनेंट 90 माइनस दिस, ये इस वाले एंगल θ2 से छोटा होगा, तो θ1 इज स्मॉलर देन θ2 और θ1 इज इक्वल टू θ3। वो तो सही बात है कि अगर ये एंगल बराबर होंगे तो ये और ये भी बराबर होंगे, तो θ1 और θ3 बराबर होंगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। If the central position of a convex lens is wrapped in a black paper as shown in the figure, हमने पहले भी बात की है, इमेज तो बन जाएगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो सकती है, तो नो इमेज विल बी फॉर्म तो गलत है, तो फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी लेस ब्राइट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। For a real object, which of the following can produce a real image? That is plane mirror, concave lens, convex mirror, concave mirror। कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना सकता है, हाँ। कॉन्वेक्स मिरर कभी नहीं बना सकता, प्लेन मिरर नहीं बनाता है, कॉन्केव लेंस भी नहीं बनाता है, तो कॉन्केव मिरर इज द आंसर, जो रियल इमेज बना सकता है। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस करेंगे? एफ के आसपास कहीं करेंगे, हाँ, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर ना। ये तो पुराना क्वेश्चन है, हमको पता है बात कि टॉर्च में, सर्च लाइट में, सब जगह पर बेसिकली क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम बना लें कि कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में ये उसका समझो एफ है, तो आपको बल्ब इसके आसपास रखना है जिससे यहाँ से जाने वाली रेज ऑफ लाइट उल्टी जो आगे जा रही है तो ठीक है, जो पीछे जा रही है वो उनको पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू द मैक्सिमम डिस्टेंस रिफ्लेक्ट कर सके, हाँ। तो वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन सी आ गया, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 cases followed by questions. There are total 12 questions in this section. Attempt any 10 questions from this section. The first attempted 10 questions would be evaluated. Some tiny pores are present in the surface of on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis. यानी स्टोमेटा की बात हो रही, but it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. So the opening and closing of the pores is a function of some specialized cells. These cells swell when water flows into them, causing the pores to open. Similarly, the pore closes if these cells get shrunk. The exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf occurs through stomata. The given figure shows the 2 states of pores opening and closing of these pores is a function of guard cells. Guard cells का function है आपको पता ही है, ये kidney shaped cells are guard cells. The labeling for the slide of the peel showing stomata by the 4 students who made the diagram and tabulated the labels is as follows. तो x y z तीनों की labeling, अच्छा ये X is basically chloroplast, yes chloroplast yes, and Z जो है that is guard cell, तो इसमें Z guard cell है, और X is stoma
इसमें लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, वाई स्टोमा, वाई होना चाहिए स्टोमा, तो हमारा वाई स्टोमा जो है वो यहाँ पर दो जगह पर है, एक्स क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, बी में है और एक्स में है, तो ये ऑप्शन हो गया। फिर जेड इज वाटसन, यस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement or statements is or are true about stomata? These are typically found in leaves only. ठीक है, guard cells are responsible for regulating the size of the stomatal opening, सही है। These control the exchange of gases, not water vapor. Water vapor का exchange भी होगा ही इनके थ्रू। These get closed at night to prevent water loss in plants. Okay. तो रात को बंद हो गए तो फिर क्या फायदा, दिन में जब धूप आती है ज़्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब इवैपोरेशन तो तब ज़्यादा होता है। तो 1 and 2 ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Student performs the experiment with a convex lens and he marked the table between image distance v and object distance u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ दे रखा है, इमेज डिस्टेंस वो दे रखा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो ये सब माइनस है, वो सब प्लस है, यानी कि कोई भी इसमें मतलब जो डेटा दिया हुआ, चलो अपन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेस, देखो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है हमें। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30, इमेज डिस्टेंस इज +30। हाँ, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लेंस उसका ये 2f1 है और ये 2f2 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी 2f1 पे रखा हुआ है, इमेज भी 2f2 पे रखी हुई है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 30 है, ये इससे हमें पता चल गया। तो फिर फोकल लेंथ उसकी आधी होगी, और ये क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो +15 वुड बी द आंसर। -15 +25 -25 एंड +15 डी इज द करेक्ट ऑप्शन विदाउट अ डाउट, है ना। क्वेश्चन में हिंट्स है, हम लोग यूज कर रहे हैं। इन द टेबल विच ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, देखो 1918, अगर हमारा ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, ये 2f1 है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें बताया गया 15 है, 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बियॉन्ड, पहला केस में 90 मतलब बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहाँ बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, <30, हाँ, मोर देन 15, ये सही है। -60 अभी भी ऐसा ही है, -60 आ गया, +20, ठीक बात है, हाँ, ये भी सही है। -30 +30 इसकी बेसिस पे तो हमने पता किया है, तो ये सही है। -20 का मतलब क्या होगा इधर, तो अब वो बियॉन्ड 2f2 चला जाएगा, +60, सही बात है, चला गया। और -18 और पास यानी यहाँ ही लेके आए हो तो और इधर चला जाएगा, लेकिन 60 से ऊपर 90 हो गया, चलो बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है, एक ही बचा। -10 मतलब वो f1 और, तो ऐसे में +100 नहीं हो सकता, 6, क्योंकि ये तो ऐसे में तो इमेज यहाँ बनती है ना, तो ये प्लस में नहीं माइनस में आएगा इसका आंसर, तो ये आपका सीरियल नंबर 6 इज द आंसर, मतलब डी। If a convex lens is used to focus sunlight on a paper, where the paper should be placed so that it catches fire, उसको फोकस पे रखो, तो at principal focus is the correct option. The appropriate value of magnification in case of serial number 4 is, अब कोई भी सीरियल नंबर हो, मैग्निफिकेशन के लिए लेंस के लिए फॉर्मूला V/U होता है। तो
तो V जो है सीरियल नंबर 4 बोला मैंने, जो भी हो उसमें बदलेगा कुछ नहीं। हाँ, ये मतलब वो कह रहा है कि +60 -20, सीरियल नंबर 4 ये कह रहा है। तो ये -3 would be the multiplication। -3 ऑप्शन है हमारा बी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, ये हो गया। अब लास्ट केस बचता है हमारा, एसिडिक सॉल्यूशंस have excess of hydrogen ions. Even the acidic solutions contain hydroxide ions which come from ionization of water, but the concentration of hydroxide ions in acidic solutions is much less than that of a hydrogen ion. The basic solution that solutions have excess of hydroxide ions. Even the basic solutions have hydrogen ions in them which come from the ionization of water, but the concentration of hydrogen ion is in basic solution is much less than that of hydroxide ions. In 1909, Sorensen devised a scale known as pH scale, on which the strength of acid solutions as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentrations in them. Sorensen linked the hydrogen ion concentration of acid and base solution to the simple numbers 0 to 14 on his pH scale. The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. In everyday life, pH plays an important role on daily basis, like in gardening and farming. The best crops are usually obtained with neutral or slightly acidic soil, pH 6.5 to 7.0. To decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. Wasting leaves an acid which causes pain and irritation, etc. So, which of the following substances is added by farmers in the soil? If the soil is acidic, slake lime डालते हैं, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। Rain is called an acid rain जब वो below 5.6 रहता है pH. During indigestion, which acid is produced by the stomach? That is hydrochloric acid. Which of the following type of medicines is used for the treatment of hyperacidity? That is antacid. हाँ, बहुत इजी पेपर है एक्चुअली, आपने बहुत आराम से किया होगा। आई एम 100% श्योर कि बहुत लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।